नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जो कि हमारे कंक्रीट सरफेस पे आते हैं जब हम उसको कास्ट करते हैं, यानी कि कास्ट और हार्ड होने के बाद जो हमारा कंक्रीट होता है तब उस पर क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे बग होल क्या होता है, फोम टाई होल्स। ओके, फोम का मतलब इसमें है फोम वर्क, जो हम कंक्रीट करने से पहले फोम वर्क तैयार करते हैं, यानी कि शटरिंग जो हम तैयार करते हैं वो है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा हनी कोम्ड और लार्ज वॉइड्स। उसके अंदर कंक्रीट में जो वॉइड्स आते हैं, जो हनी कोम्ड डिफेक्ट होता है, उसको भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये जो रेड कलर का बटन है इसको आप प्रेस कीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इस पर आप क्लिक करके इसके सभी नोटिफिकेशन यानी कि ऑल पे क्लिक करेंगे, तो तभी आपको जितनी भी मेरी नई वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उन सभी का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, सरफेस जो होता है कंक्रीट का, उस पर क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, ये आप फिगर देखिए। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ लेबर, इसकी ये कॉलम है, इसकी नई कास्टिंग हुई है, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें अभी कंक्रीट डाला गया है और ये हार्ड हो चुका है, यानी कि सेट हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं साथ में ये शटरिंग के इसके वुडन पैनल्स है, इनको ये खोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि शटरिंग रिमूव कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा फोम वर्क है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। अब इस स्टेज पे इसमें कैसे कैसे डिफेक्ट्स आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सरफेस डिफेक्ट्स आर अनअवॉइडेबल फिनोमिना, जिसको हम अनअवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम प्रॉपर तरीके से काम ना करें तब ये डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, it is recommended to repair surface voids within 24 hours, okay, after removing the foam work. okay, जो भी हमारा फोम वर्क है उसको जब हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तब उसमें जो भी डिफेक्ट्स आते हैं उसको हमें 24 घंटे के अंदर ही रिपेयर करना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट हमारा बग होल। बग का मतलब क्या होता है, बग का मतलब होता है छोटे छोटे जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, उनको बग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा फोम टाई होल। फोम वर्क जो हो रहा हमारा होता है उसको जब हम बांधते हैं उसके दौरान जो इसमें होल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये आगे आप अच्छे से देखेंगे। हनी कोम्ब और लार्ज वॉइड। हनी कोम्ब भी एक डिफेक्ट होता है जो कि हमारे कंक्रीट में होता है, इसको भी हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा बग होल। ये देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं जो कंक्रीट सरफेस पे ये छोटे छोटे आप होल्स देख सकते हैं, जो कि मोस्टली किस चीज़ से बनते हैं, जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं और उसके बाद उसमें कोई हवा या कोई गैस बची रह जाती है, उसके बबल्स इसमें बचे रह जाते हैं। ठीक है, वो अच्छे तरीके से रिमूव नहीं हो पाते, तब इस टाइप के होल्स उसमें क्रिएट हो जाते हैं आफ्टर सेटिंग। ओके, बग होल्स आर एयर बबल्स। ओके, जैसा कि इसमें भी लिखा है, एयर बबल्स होते हैं ट्रैप्ड एट द सरफेस ऑफ कास्ट इन सीटू कंक्रीट। कास्ट इन सीटू, ये आप अच्छे से याद रखिए। कास्ट इन सीटू का मतलब क्या होता है, जब साइट पे हम किसी चीज़ को कास्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कास्ट इन सीटू यानी कि जब साइट पे हम कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं सेट होने तक, ये हमारा कास्ट इन सीटू है। ये जैसे आप ब्रिक वर्क भी कर रहे हो तो अपने फील्ड पे, तो वो भी हमारा कास्ट इन सीटू होता है, कास्टिंग होती है। ठीक है, कंक्रीट ड्यूरिंग प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन। जब हम कंक्रीट को प्लेस कर रहे होते हैं और उसको कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं अपने वाइब्रेटर के यूज से, तब उसके दौरान कोई हवा का बबल्स इसमें बचा रह जाता है और सेट होने के बाद जब वो हवा वहाँ से निकलती है तो अपने पीछे ये छोटे छोटे वॉइड्स ये छोड़ देती है। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं बग होल्स। ओके, अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ये होल्स होते हैं, अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे, सैक रबिंग। ठीक है, सैक रबिंग,
आप वर्ड का मतलब अगर समझ जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपको उस लाइन की या उस टॉपिक की स्टेटमेंट पता लग जाएगी और आप खुद भी उसको अपनी कंसाइंस से डेवलप कर सकते हैं। जैसे सैक का मतलब क्या होता है, जो हमारे जूट की बोरियां होती हैं, ठीक है, जूट होती हैं जिसको हम मोस्टली क्यूरिंग में भी यूज़ करते हैं, या फिर आप देख सकते हैं ये जो चीनी चावल कई बार इस बोरी में आते हैं, वही होता है हमारा ये सैक रबिंग। सैक रबिंग क्या होती है, जूट की बोरी को हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं और उसको अच्छे से वहाँ पे रब करते हैं, ठीक है। सैक रबिंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ रिपेयर बग होल्स। A good mix of sack rubbing contains 1 part Portland cement and 1.5 to 2 parts fine sand। इसमें क्या बताया गया है, एक मिक्स बनाया जाता है यानी कि मोर्टार मिक्स, जिसमें एक पार्ट तो होता है हमारा सीमेंट का, ठीक है, और 1.5 to 2 पार्ट्स होते हैं हमारे फाइन सैंड के। ओके, इसका मतलब क्या है, यानी कि हम फॉर एग्जांपल 1 kg लेते हैं सीमेंट का और उसमें 1.5 किलो या फिर 2 किलो उसमें हम फाइन सैंड को ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा सा उसमें पानी डालते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए, और एक प्लास्टिक पेंट के टाइप का हमारा ये थिन स्लरी तैयार हो जाती है। उसको हम जूट के बैग के साथ अपने सीमेंटेड सरफेस पे, जो कंक्रीट सरफेस है उस पर इसको अच्छे से रब करते हैं, ठीक है। वेट द एग्जिस्टिंग कंक्रीट एंड अप्लाई द प्रिपेयर्ड ग्राउट। जो स्लरी हमारी तैयार हुई है उसको हम कंक्रीट सरफेस पे लगाते हैं। पहले हम कंक्रीट सरफेस को अच्छे से गीला करते हैं, ठीक है, पानी से अच्छे से उसको गीला करते हैं। फिर उसको हम जूट बैग की मदद से, जिसको बोलते हैं सैक की मदद से, उस ग्राउट को उसमें अच्छे से रब करते हैं, ठीक है, टू द एंटायर सरफेस विद ए रबिंग हैंड फ्लोट। रबिंग हैंड फ्लोट क्या होता है, जो फिनिशिंग का टूल हमारा होता है उसकी मदद से भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि सीमेंट का जो ग्राउट है उन होल्स में अच्छे से चला जाए। ओके, फोर्सिंग द ग्राउट इनटू द वॉइड्स। जो भी हमारा ग्राउट है, जो भी मिक्स हमने तैयार किया है उसको हम फोर्स करते हैं, दबा के अच्छे से सभी छेदों में अच्छे से भर देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू रब द एक्सेस ग्राउट ऑफ। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारा ग्राउट बच जाता है यानी कि सीमेंट मिक्स वहाँ पे बच जाता है, उसको हम अपने जूट बैग की मदद से अच्छे से साफ कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्लोट की मदद से जितने भी वॉइड्स है उसको अच्छे से फिल किया जा रहा है, अच्छे से प्रेस किया जा रहा है ताकि वो वॉइड्स में सीमेंट ग्राउट भर जाए। और अब ये देख सकते हैं आप, जूट बैग की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा हमारा ग्राउट मटेरियल बचा है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड द टाइमिंग ऑफ दिस स्टेप इज क्रूशियल, ठीक है। इफ डन टू सून सम ऑफ द ग्राउट मे बी पुल्ड आउट फ्रॉम द बग होल्स। इफ डन टू लेट द ग्राउट मे बी हार्ड टू रिमूव फ्रॉम द सरफेस। इसका क्या मतलब है, इसकी टाइमिंग यानी कि जब हम एक्स्ट्रा मटेरियल को वहाँ से रिमूव कर रहे हैं उसकी टाइमिंग इस पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर हमने बहुत जल्दी यानी कि हमारा ग्राउट ऐसी स्टेज में हो कि वो बिल्कुल भी चिपका ना हो यानी कि सेट नहीं हुआ हो, हमने उस स्टेज पे इसको हटा दिया, रब कर दिया, तो होल्स के अंदर भी जो सीमेंटेड ग्राउट है वो भी सेट नहीं हो पाएगा और वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो भी बाहर आ जाएगा। अगर हमने काफ़ी देर बाद इसको साफ़ किया तब भी जो एक्स्ट्रा ग्राउट होगा वो सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और वो रिमूव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा टाइम देखना होता है जिस टाइम पे वो ना ज़्यादा सेट हुआ हो और ना ज़्यादा गीला हो, ठीक है। इस टाइम पे हम उसको रब करेंगे ताकि वो वॉइड से बाहर नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये तरीका था, इससे हम बग होल्स को ट्रीट कर सकते हैं, उसको अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, पहले हमारा ये ऐसा था सरफेस, और ट्रीटमेंट के बाद ये जब सीमेंटेड ग्राउट से इसको फिल कर दिया है, अच्छे से सफाई कर दी है, तब ये ऐसा दिखाई देता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा फोम टाई होल्स। फोम टाई क्या होता है, जैसे आप ये देखिए, ये एक फोम वर्क है, एक
दीवार के टाइप का स्ट्रक्चर है या बीम है, उसका स्ट्रक्चर है, उसको ये देखिए वुडन हमारी फोम वर्क है। अब इसके बीच में डिस्टेंस हमारी एक जैसी रहनी चाहिए थ्रू आउट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चारों तरफ से इसको अच्छे से पैक करते हैं, यानी कि अच्छे से इसको बांधते हैं, टाई करते हैं, ठीक है, ताकि इसके बीच में जो बीम की या वाल की जो थिकनेस है वो एक जैसी हो, ठीक है। ये मान लेते हैं हम 100 mm की हमारी थिकनेस है इस दीवार की, और थ्रू आउट ये 100 mm ही रहे, ना तो 101 हो या 99 भी ना हो, ठीक है, 1 mm का भी डिफरेंस इसमें ना हो। तो इसको हम क्लियर करने के लिए, यानी कि थ्रू आउट हमारी डिस्टेंस सेम रहे, तो इस फोम वर्क को हम अच्छे से टाई करते हैं, बांधते हैं, ठीक है। और उस दौरान हम ये देखिए, ये कुछ टाई मेंबर्स हैं, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखिए ये इस फिगर में ये है, बीच में आप देख सकते हैं ये टाई लगे हुए हैं, जिसमें एक प्लास्टिक कोन होते हैं जो कि वुडन फ्रेम में ये फिक्स हो जाते हैं, और कई बार मेटल के वाशर्स भी होते हैं, इनको भी यूज़ किया जाता है, इनको फोम को अच्छे से टाई करने के लिए, अच्छे से बांधने के लिए, ठीक है। कास्टिंग होने के बाद इस मेटल पिन को हम निकाल देते हैं और बच जाते हैं जो होल्स, जो फोम में लगे हैं होल्स, वो इसमें बच जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जब होल्स इसमें बच जाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये काफ़ी सारे होल्स जो कि फोम वर्क हटाने के बाद इसमें होल बच गए। अब इन होल्स को बोलते हैं फोम टाई होल्स, ठीक है। तो इन होल्स को हम कैसे रिपेयर करते हैं, सिंपल तरीका है, आपके सामने कंक्रीट सरफेस है और उसमें आपने देखा होल्स हैं, तो इस पे आप सिंपली मोर्टार को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल मिक्स जो हमारा होता है उसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में भी देख लेते हैं क्या है। ए कॉमन टाइप ऑफ फोम टाई इज प्लास्टिक कोन एट द सरफेस। सरफेस पे प्लास्टिक कोन इसमें बचे रह जाते हैं, ये देखिए ये कोन। द कोन्स एक्ट एज ए स्प्रेडर फॉर द फोम एड इन रिड्यूसिंग ग्राउट लीकेज एंड मेक ब्रेकिंग बैक स्नैप टाई ईजियर, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं स्नैप टाई, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं स्नैप टाई। और इसमें, ठीक है, जो फोम वर्क हो उसको एक लाइन लेंथ में बनाए रखने के लिए इस टाई का यूज़ करते हैं। ये जो कोन है ये इसमें लगाए जाते हैं ताकि इन छेदों में से कोई भी जो कंक्रीट है वो लीक ना कर पाए, ठीक है। अगर सिंपली हम इसमें मेटल की रोड लगा दें और उसको टाई के रूप में यूज़ करें तो उसके साइडों में से मटेरियल बाहर लीक कर सकता है, ठीक है, कंक्रीट लीक कर सकता है। तो इसीलिए ये कोन शेप के अरेंजमेंट प्लास्टिक कोन्स इसमें लगाए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी लीकेज नहीं होने देते, ओके। अब बट आफ्टर रिमूवल ए टिपिकल कोन लीव्स ए होल। जब इसको फोम वर्क को हम हटा देते हैं तो वहाँ पे ये कोन बच जाते हैं इन द सरफेस अबाउट 25 mm वाइड एंड 40 mm डीप, जो कि 25 mm तो चौड़े होते हैं और 40 mm ये गहरे होते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड टू फिल दिस टाई होल्स इज टू सिंपली ट्रैवल मोर्टार इनटू देम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये ट्रैवल है, ट्रैवल की मदद से हम मोर्टार को इसके अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा तरीका था। और कई बार इसमें हम जो हमारा इमल्सन या फिर आप कह सकते हैं एपॉक्सी हमारा ग्राउट होता है, कई बार अलग अलग कंपनी ग्राउट प्रोवाइड करती हैं, तो उसका भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शन की मदद से। अब आता है हनी कॉम्ड एंड लार्ज वॉइड्स। ये देखिए ये नया स्ट्रक्चर अभी बना है कंक्रीट का, और यहाँ से ये जो मेटल की फोम वर्क है, ये देखिए मेटल की फोम वर्क है, ये आदमी इसको हटा रहा है, ये लेबर इसको हटा रहा है। और इसको हटाने के बाद हमें देखने को मिलता है, ये देखिए कितने
ज़्यादा बड़े बड़े वॉइड्स इसमें बच जाते हैं। ऐसे ही ये एक कॉलम सेक्शन है, तो इसको भी जब हम चारों तरफ से एक शटरिंग हटाई तो ये ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है? ऐसा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जब आता है, ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग। ठीक है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग एंड इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन रिजल्ट्स इनटू हनीकॉम्ब। जब मिक्सिंग मटेरियल की अच्छे से ना की गई हो या फिर इसमें अच्छे से कॉम्पैक्शन ना की गई हो, तब ये डिफेक्ट सामने आता है। ठीक है, इससे हमारी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। ओके, अब देखते हैं इसको हम रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जनरल लैंग्वेज में बताते हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा लूज पार्ट हमारा हनीकॉम्ब में बचता है उसको हम हथौड़ी और छेनी की मदद से, यानी कि चीजल और हैमर की मदद से उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, अगर कोई हैवी स्ट्रक्चर है तो चिपिंग हैमर होता है हमारा। ठीक है, चिपिंग हैमर की मदद से भी उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उसमें हम मोर्टार को अप्लाई कर देते हैं जितने भी वॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्या चीज़ है। फॉर द रिपेयर ऑफ दिस डिफेक्ट यूज लाइट चिपिंग हैमर। ओके, लाइट चिपिंग हैमर होता है, उसकी मदद से हम जितना भी लूज सरफेस होगा, जितना भी लूज मटेरियल होगा वहाँ पे उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, इनडिस्क्रीट इम्पैक्ट ऑफ हैमर कैन फ्रैक्चर द एडजॉइनिंग कॉन्क्रीट सरफेस एंड आल्सो देयरफॉर following chipping and sand blasting of water blasting to remove fractured surface if any। ठीक है, चिपिंग हैमर कई बार स्ट्रक्चर को क्रैक कर सकता है, तो उसकी वजह से हम कई बार सैंड ब्लास्टिंग और वाटर जेट का यूज कर लेते हैं जितना भी मटेरियल हमारा लूज हो हनीकॉम्ब पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, साफ कर लिया अच्छे से, लूज मेटल हटा दिया वहाँ पे। अब ए जनरल मेथड टू प्लेस द रिपेयर मटेरियल इज टू सिंपली ट्रोल इट इनटू द वॉइड्स। ठीक है, मोर्टार तैयार किया और मोर्टार को यहाँ पे अच्छे से फिल कर दिया। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया ये आप देख सकते हैं, ये इस पर नंबरिंग की गई है, ये है सेकेंड नंबर, यानी कि ये था हमारा फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर पे हमने जितना भी मटेरियल था लूज मेटल उसको अच्छे से हटा दिया, काट दिया। काटने के बाद अब जितना भी स्पेस यहाँ पे बचता है उसको हमने अच्छे से ट्रवल से फिल कर दिया। ठीक है, ए सुटेबल मिक्स कंटेन 1 पार्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें भी वही है 1 पार्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एंड 4 पार्ट ऑफ सैंड। ठीक है, 1:4 की रेशो का हमने मोर्टार बनाया। एडिक्वेट एड मिक्सचर, कुछ अगर एड मिक्सचर की ज़रूरत है तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, और वाटर सीमेंट रेशो जो 0.35 हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ द रिपेयर इज डीपर देन 25 mm, apply the mortar in layers not thicker than 15 to 20 mm to avoid sagging and lose of point। ठीक है, अगर जो हमारे छेद हैं, जो हमारे वॉइड हैं 25 mm से ज़्यादा गहरे हैं, ठीक है 25 mm से ज़्यादा गहरे हैं, तब उस केस में हम क्या करते हैं, एक साथ 25 mm तक हम मोर्टार को वहाँ पे अप्लाई नहीं करते। ठीक है, एक साथ अगर 25 mm की लेयर हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसमें बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बन पाती और वो ढीला होके यानी कि गिर सकता है जितना भी मोर्टार हमने वहाँ पे लगाया है। ठीक है, लूजनेस की वजह से वो गिर जाएगा। तो इसकी वजह से हम उसमें क्या करेंगे, 10-15 mm का लेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले 10 mm की लेयर हमने उस पर अप्लाई कर दी, अच्छे से बॉन्डिंग होगी, थोड़ी सी सेटिंग होगी उसकी। सेट होने के बाद दूसरी लेयर हम उस पर लगाएंगे 10 या 15 mm की। ठीक है, तो ऐसे वो धीरे धीरे लेयर्स में उसको हम कवर करते हैं। आफ्टर प्लेसिंग ईच लेयर वेट अबाउट 30 मिनट्स बिफोर प्लेसिंग द नेक्स्ट लेयर। ठीक है, 30 मिनट का गैप ले देते हैं। पहली लेयर लगाई हमने 10 mm की, उसके बाद हम 30 मिनट वेट करेंगे, वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, थोड़ी सी सेट हो जाएगी लेयर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर को लगाएंगे। ठीक है, टू कंप्लीट द रिपेयर overfill the void slightly and finish the trimming and trowelling। ठीक है, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा हम फिल कर देते हैं, बाद में उसको हम ट्रोलिंग की मदद से रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा जो हनीकॉम्ब डिफेक्ट है उसको रिपेयर करने का। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं जब भी हम किसी आरसीसी कोरोडेड
एलिमेंट को रिपेयर करते हैं। आरसीसी आपको पता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि जिसमें रेनफोर्समेंट का हम यूज करते हैं। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ देना। जब कंक्रीट को हम स्ट्रेंथ देते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, तो उसमें हम माइल्ड स्टील के बार्स को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, वो रेनफोर्समेंट होता है। तो जब वे बार्स, स्टील बार्स हमारे सरिये होते हैं, वो जंग खा जाते हैं, जब उस जंग लग जाता है तब उसको हम रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप ये आप देखिए, जो भी कंक्रीट सेक्शन है उसमें क्रैक होंगे, क्रैक के अंदर पानी चला जाएगा और पानी के साथ साथ हवा भी जाती है, और जंग किसी भी मेटल पे तब लगता है, यानी कि आयरन पे जंग तब लगेगा जब दो कंडीशन उसको फुलफिल होंगी, यानी कि दो चीज़ अगर सेटिस्फाई उसको हो जाते हैं तो उस पर जंग लगना स्टार्ट होता है, नहीं तो उस पर कभी भी जंग नहीं लगता। पहली चीज़ हवा का कॉन्टैक्ट, साथ ही साथ मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट, दोनों चीज़ें अगर उसको मिल जाती हैं तब उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हवा यानी कि ऑक्सीजन, इनका यूज़ करके ही उस पर जंग लगता है। क्रैक आता है तो हवा उसके अंदर चल जाती है, हवा के साथ साथ मॉइस्चर भी होता है, और वो जो एक्सपोज्ड सरफेस है वहाँ पे जंग लगना स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्रैक या डिफेक्टिव मटेरियल है उसको हम चिप ऑफ कर देंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसको छेनी हथौड़े से या चिपिंग हैमर से उसको तोड़ के अलग कर देंगे, ठीक है। चिप ऑफ ऑल द लूज एंड क्रैक्ड कंक्रीट इन द आरसीसी कंपाउंड, ठीक है। जो भी आरसीसी कंपोनेंट है उसका क्रैक्ड और लूज मटेरियल उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। रिमूव कंक्रीट कवर कंप्लीटली टू एक्सपोज द कंक्रीट कोरोडेड रेनफोर्समेंट। कोरोडेड रेनफोर्समेंट के ऊपर जितना भी कवर है, क्लियर कवर है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। रिमूव ऑल द डेटेरियोरेटेड कंक्रीट बाय ब्रश बार। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कोरोडेड हमारे बार्स हैं, तो इसके ऊपर जितना भी कवर लगा हुआ है ये हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब ये देखिए वायर ब्रश, जिसके ब्रश वायर मेटल की होती हैं, वो यूज़ करते हैं, और जितना भी लूज पार्ट है वहाँ पे उसको हम अच्छे से रगड़ रगड़ के हटा देते हैं, बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, ठीक है। जितना भी जंग लगा होता है मेटल के सरियों पे, यानी कि एमएस बार्स पे, तो उन सबको हम वहाँ से निकाल देते हैं। अब क्या करते हैं, क्लीन द रेनफोर्समेंट थ्रोली टू रिमूव ऑल द डस्ट ऑफ कोरोडेड स्टील, ठीक है। जितना भी डस्ट पार्टिकल है, जितने भी कोरोडेड जंग है, उसको हम वहाँ से निकाल देते हैं। वॉश एंड सैचुरेट, ठीक है। उस पार्ट को, उस जो पोर्शन हमारा अच्छे से कंक्रीट करना है, उसको रिपेयर करना है, उसको अच्छे से धो देते हैं फिर, ठीक है, और उसको अच्छे से सुखा देते हैं। अब उस पर जो केमिकल अगर हमें लगाना है जंग से बचाने के लिए, वो हम यूज़ करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। मेटल के उस पार्ट पे जो जंग से बचाना है उस पर हम अच्छे से ये केमिकल का यूज़ करते हैं, जो कि फर्दर उसको जंग नहीं लगने देता, ठीक है। फिल द क्रैक्स विद एपॉक्सी रेजिन एंड अप्लाई बॉन्ड कोट जस्ट प्रियर टू द पैच, ठीक है। पैच वर्क करने से पहले हम इतने भी केमिकल हैं वहाँ पे इस पर लगा देते हैं। अब अप्लाई पैच रिपेयर मोर्टार और कंक्रीट और ग्राउट ऑन द डैम्प कैविटी ऑफ सरफेस। अब हमने इस पर सारी चीज़ अप्लाई कर दी है, सफा बिल्कुल साफ़ कर दिया है, इसको पानी से धो दिया है, उस पर सुखा दिया है, फिर केमिकल लगा दिया। अब हम अपना मोर्टार तैयार करेंगे सीमेंट सैंड का, और इस पर अप्लाई कर देंगे, अच्छे से इसको फिल कर देंगे, ठीक है। अगर ये देखिए, आप मानिए यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा सरिया बिल्कुल ख़राब है, जंग लगा हुआ है, टूटने वाला है, आप सोचिए बिल्कुल इसकी थिकनेस कम हो चुकी है, तब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे इस पोर्ट में, और एक एक्स्ट्रा स्टील बार्स लेके और थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ का, और यहाँ पे इसको जो वाइंडिंग वायर होता है उससे इसको अच्छे से टाई कर देंगे, और उसके बाद इसके ऊपर जो पैच वर्क का मोर्टार लगाना है वो लगा देंगे, ठीक है। फिल द कैविटी विद रिपेयर मोर्टार एंड कंक्रीट एंड कंसोलिडेट थोरोली विद रोड और मैलेट और वाइब्रेटिंग, ठीक है। अच्छे से इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे रोड की मदद से, या फिर मैलेट के हथौड़ा होता है वो भी लकड़ी का, उसकी मदद से, या फिर वाइब्रेटिंग जो नीडल्स होती हैं उसकी वजह से। अच्छे से इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, अच्छे से इसको फिल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अल्टरनेटिवली फिल प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट इन द कैविटी आफ्टर अप्लाई बॉन्ड कोट एंड फिनिश विद प्रेशर ग्राउटिंग
विद रिपेयर मोर्टार। ठीक है, जो भी कैविटी बचती है तो उसको हम अच्छे से, बहुत अच्छे से, ध्यान से बॉन्डिंग प्रोवाइड करते हुए फिल कर देते हैं रिपेयर मोर्टार से। ठीक है, अप्लाई ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द फिनिश सरफेस ऑफ द रिक्वायर्ड एलिमेंट। एक प्रोटेक्टिव कोटिंग, उसके ऊपर हम छोटी सी सीमेंटेड, जो बिल्कुल सीमेंट और पानी का घोल लगा के उसको अच्छे से पैक कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ जो कमियां रह जाती हैं वो देखते हैं। द ऑर्डिनरी मेथड डू नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट एंड द प्रॉब्लम रीअकर वेरी फास्ट ड्यू टू द फॉलोइंग टू मेन रीजन। अगर हम इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी दोबारा से आ जाएंगी। वो क्या चीज़ें होती हैं? कोरोजन ऑफ स्टील इज नॉट रिमूव्ड टोटली। अगर स्टील के ऊपर से जितना भी जंग लगा है वो अच्छे से हम साफ नहीं करते तो फिर से उस पर जंग लग जाएगा और ये डिफेक्ट दोबारा आ जाएगा। एंड द रूट कोज इज नॉट एलिमिनेटेड। रूट कोज जो होता है, जो मेन रीज़न होता है जंग लगने का, वो अगर हमने दूर नहीं किया तो दोबारा से जंग लगेगा और दोबारा से डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्डिंग बिटवीन ओल्ड सरफेस एंड न्यू सरफेस। ठीक है, पुराना जो मटेरियल है उस पर हम नया मटेरियल लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पुराना कंक्रीट है उस पर हम नया कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं और उसके बीच में अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बन पाना। ठीक है, ये भी एक मेन रीज़न है जब ये डिफेक्ट दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसमें आपने काफ़ी सारे डिफेक्ट्स और काफ़ी जो उसके रेमेडीज़ को देखा है और आगे फ्यूचर में आप इसको साइट पे अप्लाई कीजिए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।